आज के इस वीडियो आर्टिकल में हम द हिंदू के आर्टिकल के ऊपर चर्चा करेंगे और इस आर्टिकल का शीर्षक है ग्रोथ मैटर्स बट इनकम लेवल्स मैटर मोर। तो आइए समझते हैं इस आर्टिकल में क्या बताने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के आंकड़े जारी किए गए और इन आंकड़ों से ज्ञात होता है कि भारत की अर्थव्यवस्था में गिरावट का रुझान लगातार बना हुआ है। अंतिम तिमाही में ही जीडीपी ग्रोथ रेट 1.6% था। जो अंतिम तिमाही के जो रिजल्ट आए थे उससे ये ज्ञात पता चला था कि वही जो अप्रैल तक का जो समय था, जो अंतिम तिमाही था, अप्रैल 2021 तक का जो समय था, तो उसी में ही एक पॉजिटिव ग्रोथ नज़र आया था और उसका ग्रोथ रेट कितना था, 1.6% था। जबकि ओवरऑल जीडीपी रेट में क्या हुआ था, गिरावट दर्ज की गई थी और कितना हो गया था, वो 7.3% हो गया था। तो ये जो जीडीपी में इतना ज़्यादा गिरावट आया है उसका सबसे प्रमुख कारण क्या था, कोरोना था। लेकिन अंतिम तिमाही में ये हुआ था कि पॉजिटिव आया था, क्योंकि कोरोना उस समय जो था अपना लोवेस्ट लेवल पे पहुंच चुका था। कोरोना संक्रमण की दर अपने लोवेस्ट लेवल पे पहुंच चुकी थी और धीरे धीरे अर्थव्यवस्था खुलने लग गए थे। तो इसकी वजह से उस क्वार्टर में, उस तिमाही में जो जीडीपी ग्रोथ रेट थी वो पॉजिटिव थी। लेकिन उसके बाद हम क्या देखते हैं, उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से कोरोना का सेकेंड वेव आया और सेकेंड वेव आने की वजह से फिर से बहुत सारे जो राज्य थे उन्होंने क्या करना चालू किया, लॉकडाउन लगाना चालू किया। उसकी वजह से अर्थव्यवस्था में फिर से गिरावट चालू हो गया। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो मई 2021 में जारी हुए डेटा के आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो इस डेटा में ये भी बताया गया है, इस आंकड़े में भी बताया गया है कि केवल कृषि ही ऐसा क्षेत्र है जिसने पॉजिटिव ग्रोथ प्रदर्शित किया है, जबकि निर्माण, व्यापार, खनिज तथा विनिर्माण क्षेत्र में नेगेटिव ग्रोथ रेट दर्ज किया गया है, जो कि कितना है। अगर हम निर्माण की बात करें तो इसमें जो नेगेटिव ग्रोथ रेट है वो 8.6% है। व्यापार की बात करें तो ये 18.2 है। खनिज की बात करें तो 8.5 है और विनिर्माण क्षेत्र की बात करें तो 7.2% है। तो इस तरह से ऐसे क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा हमको गिरावट नज़र आ रहा है जो लोगों को जॉब देते हैं बड़ी संख्या में। खासकर कैसे वाला जॉब देते हैं, लो स्किल वाला जॉब देते हैं लोगों को। तो अगर ऑब्वियस सी बात है, अगर इस क्षेत्र में गिरावट अगर दर्ज की जा रही है तो उसका बर्डन कहाँ पड़ेगा, उसका बर्डन पड़ेगा कृषि के क्षेत्र पर, क्योंकि कृषि एकमात्र ऐसा क्षेत्र है जो पॉजिटिव ग्रोथ दे रहा है। लेकिन अब चूंकि जो है कृषि के ऊपर जब ग्रोथ बर्डन बहुत ज़्यादा पड़ेगा तो लोगों की आय में उतनी ज़्यादा हमको वृद्धि नज़र नहीं आएगी। फिर आगे देखते हैं। तो मैंने पहले ही बताया कि भाई जो सबसे महत्वपूर्ण जो सेक्टर हैं, निर्माण, व्यापार और विनिर्माण के हैं, इसमें नेगेटिव ग्रोथ है। नेगेटिव ग्रोथ होने की वजह से इसमें जॉब जनरेशन नहीं होगा और जॉब जनरेशन नहीं होने की वजह से क्या होगी, भारत में बेरोजगारी की दर में वृद्धि होगी। तो ये हमें कैसे पता चला, ये हमें पता चला सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी नाम की एक इंस्टीट्यूशंस है, उसने अपना सर्वे किया। उस सर्वे में बताया कि मई 2021 में भारत में जो बेरोजगारी दर है वो 11.9% हो गई है। और उसी तरह से इसने ये भी बताया कि मई 2021 में करीब 15 मिलियन जॉब कम हो गए हैं। और इस तरह से मई 2021 लगातार ऐसा चौथा महीना है जब बेरोजगारी में वृद्धि हुई है और जॉब क्या हुए हैं, लॉस हुए हैं, जॉब कम हुए हैं, नौकरियां कम हुई हैं। और ये क्यों ऐसा हुआ है, इसका कारण ये है कि कोरोना का दूसरा लहर, जिसकी वजह से क्या हुआ, बड़े पैमाने पर लॉकडाउन हुए और लॉकडाउन होने की वजह से अर्थव्यवस्था में जो एक तरह से पॉजिटिव साइन हमको नज़र आ रहे थे, जो ग्रीन शूट्स नज़र आ रहे थे, वो क्या हो गया, फिर से डाउन हो गए। और ये डाटा हमें ये भी बताता है कि भारत में विकास की दर को पॉजिटिव होने में या एक सकारात्मक दिशा में जाने में अभी बहुत सारा समय लगना है। क्यों ऐसा लगना है, क्योंकि ये आंकड़े ये प्रदर्शित कर रहे हैं या नौकरियां इसलिए भी कम हो रही हैं क्योंकि भारत के मार्केट में, भारत के इकोनॉमी में मांग ही नहीं है, डिमांड नहीं है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जिसकी वजह से डिमांड नहीं होने की वजह से नए जॉब जनरेशन नहीं हो रहे हैं। नए जॉब जनरेशन नहीं होने की वजह से लोगों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है और लोगों को रोजगार न मिल पाने की वजह से देश में बेरोजगारी की दर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हमें देखने मिल रही है। और अगर ये प्रवृत्ति या प्रक्रिया लंबे समय तक अगर बनी रहेगी तो भारत में बहुत सारे या कई करोड़ लोग ऐसे होंगे जो फिर से गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। इसी तरह से फिक्की ने एक सर्वे किया और उस सर्वे में से ये पता चला कि जो व्यापार विश्वास इंडेक्स है, मतलब जो बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स है, उसमें भी कमी आई है और जो मैन्युफैक्चरिंग परचेसिंग मैनेजर इंडेक्स है उसमें भी कमी आई है। तो इन दोनों इंडेक्स में कमी यह दिखाती है कि निवेश, जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है वो भी बहुत ज़्यादा कम है
और मांग भी कम बना हुआ है, क्योंकि मांग ही नहीं है मार्केट में, इकोनॉमी मांग ही नहीं है, इसलिए नया निवेश नहीं हो रहे, और नए निवेश नहीं हो रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है रोजगार के नए जो है साधन डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, विकसित नहीं हो पा रहे हैं, निर्मित नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन है, इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन ये है कि भले ही हमारे घरेलू जो बाजार है वो उसमें मांग ही नहीं है, उसमें डिमांड ही नहीं है, लेकिन जो हमारा एक्सटर्नल जो बिजनेस होता है, जो निर्यात होता है, उसमें क्या हो रही है, वृद्धि देखी जा रही है। अभी जो डेटा आए हैं उससे ये पता चलता है कि पिछले वर्ष मई, मतलब मई 2020 की तुलना में इस वर्ष हमारा जो निर्यात है वो 67% बढ़ गया। तो क्यों ऐसा बढ़ा, इसका बारे में लेखक बोलता है इसके प्रमुख कारण दो हैं। पहला तो यह है कि सरकार ने बहुत सारे प्रोत्साहन पैकेज जारी किए, जिसकी वजह से क्या हुआ, निर्यातकों के मन में एक उत्साह आया और निर्यातकों ने क्या किया, जम कर निर्यात किया। एक तो वो रीज़न है। दूसरा, दुनिया में वैक्सीनेशन की जो दर है वो लगातार बढ़ती जा रही है। वैक्सीनेशन की दर बढ़ने की वजह से यूरोप के जो देश हैं जिनके साथ हमारा जो व्यापार हमेशा पॉजिटिव रहता है, एक सरप्लस हमारा जो है CAD होता है, करंट अकाउंट डिफिसिट होता है, करंट अकाउंट होता है जो हमारा पॉजिटिव में चलता है, तो वो क्या होने लग गया, वहाँ की मार्केट ओपन होने लग गई, वहाँ की इकोनॉमी ओपन होने लगी। क्यों? क्योंकि वहाँ वैक्सीनेशन की दर ज़्यादा है। जैसे हम इजराइल की बात करें तो दुनिया का सबसे अधिक वैक्सीनेटेड देश है इजराइल जो है। उसी तरह से ब्रिटेन ने भी कहीं ना कहीं लॉकडाउन का जो प्रोसीजर था उसको क्या करना चालू किया है, उसको स्लो करना चालू किया है। बहुत जगहों से उसने लॉकडाउन को हटाना चालू किया है, जहाँ पर स्ट्रिक्ट मेजर लागू हो रहे थे कोरोना से बचने के लिए, उन क्षेत्रों को भी चालू प्रारंभ किया। हालांकि वहाँ पर तीसरी लहर की संभावना जाहिर की जा रही है, फिर भी वहाँ पर जो इकोनॉमी है वो थोड़ा फ्लरिश करने लग गई है, जिसके कारण भारत का जो व्यापार है वो विदेशों के साथ बढ़ने लग गया है। लेकिन हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा, लेखक का ये कहना है कि हमें इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि घरेलू मांग में तो कमी है, और अगर घरेलू मांग में कमी बनी रहेगी तो हमारे रोजगार की जो दर है वो कम होगी, जिससे बेरोजगारी में वृद्धि होगी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स कम आएंगे, और इनकी वजह से क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस है वो लो रहेगा। अब इसके कारण क्या है, क्यों ऐसा हुआ कि हमारे घरेलू मांग बढ़ ही नहीं पाया? उसका कारण ये है कि हमने डिमांड्स पे कम ध्यान दिया, सप्लाई पर ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा किसका कहना है? ऐसा लेखक का कहना है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने जो प्रोत्साहन पैकेज जारी किया वो मीडियम टर्म को ध्यान में रखकर किए गए थे, ना कि लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखकर किए गए थे। जैसे उसने कृषि के बारे में जो पैकेज उसने जो घोषित किया है, तो उसका जो रिजल्ट है उसको आने में बहुत सारा टाइम हमको लगेगा। फिर उसने क्या किया कि डायरेक्ट डिमांड को बढ़ाने के स्थान पर उसने क्या किया, ऋण पर आधार धन देने की पेशकश की। अब ये जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति ऋण ले और ऋण लेने के बाद क्या करे, नया व्यापार को नया इन्वेस्टमेंट करे, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि जो ऋण करता भी होगा वो भी पहले मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखेगा, इकोनॉमी की स्थिति को देखेगा कि अगर उसने निवेश किया तो उस निवेश का उसे प्रतिफल सही मिलेगा कि नहीं मिलेगा। जब उसे लगेगा कि प्रतिफल सही नहीं है तो लोन क्यों लेने जाएगा। तो इनका लेखक का ऐसा कहना है कि इसी वजह से क्या हुआ, मार्केट में डिमांड ही नहीं आया। और लेखक ये भी बताते हैं कि सरकार को जब अपनी राजकोषीय नीति को क्या करना था, थोड़ा उदार बनाना था, तो सरकार ने राजकोषीय नीति को उदार बनाने में ज़्यादा जोर नहीं दिया। तो इसकी वजह से भी क्या हुआ कि हमारे मांग में वृद्धि नहीं हो पाई, और मांग में वृद्धि न होने पाने का असर हम जानते हैं, बेरोजगारी दर में वृद्धि हो गई क्योंकि नया निवेश नहीं आए। अब वो कुछ सुझाव भी देते हैं कि कैसे हम मांग में वृद्धि के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। तो वो बोलते हैं पहला तो ये है भाई कि आपको पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाना पड़ेगा, आपको जो लोगों को व्यय है उसे बढ़ाना पड़ेगा। क्योंकि आप जब लोगों को व्यय बढ़ाते हैं तो लोगों के हाथ में पैसा आता है, और जब लोगों के हाथ में जब पैसा आता है तो वो क्या करते हैं, खर्च करने के लिए मार्केट में जाते हैं, और खर्च करने के जब मार्केट में जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात उससे मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने की वजह से क्या होगा कि नए निवेश आएंगे, और नए निवेश आने की वजह से रोजगार बढ़ेगी। फिर ये बोलते हैं कि हमें बजट घाटे को स्वीकार करना होगा, हमें ये सोच सोच के खर्च नहीं करना है कि हमारा बजट घाटा बढ़ जाएगा, बल्कि हमें बजट घाटे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और ये बोलते हैं कि सरकार को जो ऋण वित्त पोषण है, मतलब डेट फिनेंसिंग है, उसको विकल्प के रूप में चुना जा सकता है। मतलब वो क्या कर सकते हैं, बॉन्ड को बेच सकते हैं खुले मार्केट में, जिसकी वजह से क्या होगा कि लोगों के मतलब खरीद सकते हैं, बॉन्ड जो उन्होंने बेच कर रखा उसे खरीद सकते हैं। उसकी वजह से लोगों के हाथ में क्या आएगा, पैसा आएगा, और लोगों के हाथ में पैसा आने की वजह से क्या होगा कि डिमांड रेस होगा, डिमांड बढ़ेगा। और ऐसा करते वक्त हमें लेकिन एक चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा कि इससे मुद्रास्फीति तो बढ़ सकती है, तो इससे बचने के लिए हमें खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देना पड़ेगा, और खाद्य उत्पादन में जो सप्लाई साइड है उस पर ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जो खाद्य मुद्रास्फीति वो बढ़ जाएगी। और अभी हम देख रहे हैं कि किस तरह से खाद्य मुद्रास्फीति भारत में बढ़ी हुई है। इसके मूल में क्या कारण है? इसके मूल में प्रमुख कारण तो ये है कि फूड इन्फ्लेशन है, खाद्यों की सप्लाई घटी है, जिसकी वजह से खाद्य मुद्रास्फीति बढ़ी है।
और साथ ही में एक समस्या क्या हो रही है, साथ ही में समस्या ये है कि जो पेट्रोल और डीजल के रेट हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ने की वजह से क्या हो गया, जो इनपुट कॉस्ट है वो महंगा हो गया। तो इनपुट कॉस्ट महंगा होने की वजह से क्या हो गया कि हमारा जो इन्फ्लेशन का जो रेट है वो क्या हो गया, बढ़ गया। साथ ही में क्या कर सकते हैं, हम निर्यातकों को निर्यात वित्त उपलब्ध करा सकते हैं ताकि हमारा निर्यात और ज़्यादा बढ़े। नगद लाभ का हस्तांतरण कर सकते हैं लोगों को। मनरेगा के वित्त पोषण में वृद्धि कर सकते हैं और इसका एक्सटेंशन जो है शहरी क्षेत्रों में भी कर सकते हैं। और ऐसे क्षेत्रों पर हमें ध्यान देना पड़ेगा जो श्रम गहन क्षेत्र हैं, मतलब जो लेबर इंटेंसिव हो, जिसमें अधिक से अधिक लेबर्स की हमको जरूरत पड़ती है। तो वो क्षेत्र कौन से हैं, वो क्षेत्र रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं परिधान और चर्म वस्तु निर्माण, मतलब जूते वगैरह की फैक्ट्रीज वगैरह पर हमको क्या करना पड़ेगा, ज़्यादा जोर देना पड़ेगा, ताकि क्या हो सके, वो लेबर इंटेंसिव क्षेत्र है। और जितने ज़्यादा हम लेबर इंटेंसिव क्षेत्रों पर हम अपना ध्यान कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उतने ही ज़्यादा परिणाम में लोगों को जॉब मिलेगा। क्योंकि हमें इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि भारत में जो स्किल्ड लोगों की संख्या बहुत कम है और अधिक से अधिक लोगों की संख्या लो स्किल्ड लेवल है, लो स्किल्ड लेवल के लोग हैं जिनके पास स्किल नहीं है। तो ऐसे लोगों को हम कहाँ जॉब दे सकते हैं, तो ऐसे लोगों को हम जॉब इन विशेष क्षेत्रों में दे सकते हैं, जैसे कि रत्न एवं आभूषण, वस्त्र एवं परिधान और चर्म वस्तु निर्माण में। अब और कुछ चीज़ों के बारे में हम समझ लेते हैं। हमने एक शब्द यूज़ किया था, राजकोषीय नीति। हमने बताया था, लेखक ने बताया था कि सरकार को राजकोषीय नीति को उदार रखना चाहिए था, लेकिन उसने राजकोषीय नीति को उदार नहीं बनाया। तो ये भी समझ लेते हैं कि राजकोषीय नीति होता क्या है। तो राजकोषीय नीति सरकार की आय, व्यय तथा ऋण से संबंधित नीतियों से लगाया जाता है। अर्थव्यवस्था में सर्वोच्च उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राजकोषीय नीति व्यय, ऋण, कर, आय, हिनात प्रबंधन मतलब डिफिसिट फाइनेंसिंग आदि की समुचित व्यवस्था बनाए रखती है। जैसे राजकोषीय नीति के द्वारा ये तय किया जाता है कि आर्थिक विकास कैसे होगा, कीमत में हम स्थिरता कैसे रखेंगे, रोजगार कैसे बढ़ाएंगे, कैसे हम टैक्स लगाएं, टैक्स की दर को घटाएं कि बढ़ाएं, सार्वजनिक आय को हम कैसे बढ़ाएं, सार्वजनिक व्यय को हम कैसे बढ़ाएं, क्या हमें सार्वजनिक व्यय को बढ़ाना चाहिए, क्या हम सार्वजनिक व्यय को घटाना चाहिए, हमें कितना ऋण लेना चाहिए, ऋण की मात्रा को कम करना चाहिए कि बढ़ाना चाहिए। ये सारा का सारा जो चीज़ें जो होती है वो राजकोषीय नीति के अंतर्गत आती हैं। और इसके माध्यम से क्या करती है, राजकोषीय नीति के माध्यम से सरकार जो है अर्थव्यवस्था को संकुचित होने से भी बचा सकती है। इसलिए जब मंदी का समय जब आता है तब सरकार क्या करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देती है, खर्चों को बढ़ा देती है। तो खर्च बढ़ने की वजह से क्या होती है, लोगों के हाथ में पैसा चले जाता है। लोगों के हाथ में जब पैसा जाता है तो मांग में वृद्धि होती है। तो वो किसके माध्यम से मांग में वृद्धि किया, गवर्नमेंट ने राजकोषीय नीति के माध्यम से उसने क्या किया, मांग में वृद्धि करवाया। उसी तरह से वो गवर्नमेंट अगर चाहे तो मांग में वृद्धि करने के लिए क्या कर सकती है, टैक्स की दर को कम कर सकती है। क्योंकि टैक्स की दरें जितनी कम होगी, लोगों की डिस्पोजेबल इनकम जो है वो बढ़ेगा, मतलब कर देने के पश्चात जो उसकी आय है उसमें वृद्धि होगी। और उसकी आय में जब वृद्धि होगी तो ऑब्वियस सी बात है लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा और मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि होगी। तो इस तरह से राजकोषीय नीति अत्यंत महत्वपूर्ण होता है देश से, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था से मंदी को हटाने के लिए, मुद्रास्फीति को कम करने के लिए, निवेश को बढ़ाने के लिए, रोजगार को बढ़ाने के लिए। ये सारी चीज़ों के लिए कौन सा चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, राजकोषीय नीति इंपॉर्टेंट होती है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे।